Hello students, good afternoon. Myself मोहित मयंक प्रकाश और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में सेकंड यूनिट में फाइलम पोरीफेरा में साइकन पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। कल हमने उसका स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था और कितने टाइप के उसमें स्केलेटन होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं उसके स्केलेटन में, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो उसकी फिजियोलॉजी में कई सारी चीजें होती हैं। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं आइए देखते हैं। पहली है मूवमेंट यानी गति। तो ये क्या है आइए देखते हैं। अन्य स्पंजों की भांति साइफा या साइकन में भी एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने के लिए चलनांगों का अभाव होता है। यह आधार तल से चिपका रहकर एक स्थानबद्ध जीवन व्यतीत करता है। स्पंज का संपूर्ण शरीर मंद संकुचनशील गतियों को प्रकट कर सकता है, क्योंकि इसके शरीर की बाह्यतम पेनिकोडर्मी परत अत्यंत संकुचनशील होती है। कोशिकाओं की गतियां यानी सेल्स की मूवमेंट्स पेशीय ना होकर अमीभाव यानी अमीवाइड होती हैं, मस्कुलर ना होकर अमीवाइड होती हैं। तो ये था फिजियोलॉजी में पहला पार्ट उसका मूवमेंट। इसकी दूसरी जो फिजियोलॉजी है वो है वाटर सर्कुलेशन, जिसे हम हिंदी में जल परिभ्रमण कहते हैं। आइए अब हम उसे देखते हैं। तो जल परिभ्रमण या वाटर सर्कुलेशन क्या है आइए देखते हैं। वाटर सर्कुलेशन छिद्र झिल्ली या पोरस मेम्ब्रेन में उपस्थित यानी प्रेजेंट छोटे छोटे छिद्र यानी पोर ऑस्ट्रिया के द्वारा जल नाल तंत्र में प्रवेश करता है, यानी वाटर कैनाल सिस्टम में एंटर करता है। अंतर्वाही नालों से गुजरता हुआ यानी इनकरेंट कैनाल से गुजरता हुआ यह जल यानी वाटर आगम द्वारों से होकर कसावित आर्य नालों में प्रवेश करता है और फिर वहां से अपद्वारों द्वारा केंद्रीय स्पंज गुहा में जाता है, यानी सेंट्रल स्पंजोसील में जाता है और अंत में एक बड़े छिद्र ऑस्कुलम द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। कोइनोसाइट के कसाबों के स्पंदन द्वारा जल परिभ्रमण वाटर सर्कुलेशन को बल मिलता है। कसाबों की स्पंदन क्रिया एक असममित अनकोऑर्डिनेटेड मैनर से होती है। कसाबों में स्पंदन आधार से आरंभ होकर यानी स्टार्ट होकर धीरे धीरे इसके सिरों तक चलता है। स्पंदन यानी बीटिंग बाहर की ओर अधिक बलिष्ठ एवं तीव्र होती है। ऑस्टिया और ऑस्कुलम के प्रसारण एवं सिकोड़ने से स्पंज के द्वारा शरीर में जल प्रवाह यानी वाटर सर्कुलेशन की दर यानी रेट को अधिक या कम किया जा सकता है। कैनाल सिस्टम के विभिन्न भागों में भी जल प्रवाह की दर
भिन्न यानी डिफरेंट होती है। आर्य कैनालों में प्रवाह की दर सबसे मंद यानी बहुत स्लो होती है। स्पंज में जल परिभ्रमण यानी वाटर सर्कुलेशन से पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन और जनन यानी रिप्रोडक्शन में सहायता यानी हेल्प मिलती है। अब हम फिजियोलॉजी में इसका अगला पार्ट जो है वो न्यूट्रिशन, अब हम उसको देखेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि न्यूट्रिशन इसमें स्पंज में किस प्रकार होता है। आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन साइकन। साइफा या साइकन एक निस्यंदी असंकारी यानी फिल्टर फीडर एनिमल है जो छोटे छोटे जीवों, प्लवकियों यानी प्लैंक्टॉन्स एवं कार्बनिक कणों को खाता है। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को खाता है। भोज्य जीव एवं कण जल की धारा के साथ ऑस्टिया द्वारा शरीर में, बॉडी में प्रवेश यानी एंटर करते हैं। कसाबित कक्षों के अंदर कॉलर कोशिकाओं के कसाबों यानी फ्लैजलाओं के स्पंदन यानी बीटिंग द्वारा जब जल यानी वाटर कॉलरों के संपर्क में आता है तो जल के साथ आए भोजन कण, फूड पार्टिकल्स कॉलर में चिपक जाते हैं और कॉलर के सूक्ष्म बिलाई यानी माइक्रोबिलाई फूड पार्टिकल्स को फंसाने के लिए छन्ने की भांति कार्य करते हैं। बिलाई में फंसे फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे बिलाई के बेस की ओर मूवमेंट कर जाते हैं और अंत में कोइनोसाइट्स अपने अपने कॉलर के बेस पर पहुंचे फूड पार्टिकल्स को कूट पादावी यानी सीडोपोडियल प्रोसेस द्वारा निगल जाते हैं। निगले हुए भोजन कणों से कोइनोसाइट्स में खाद्य धानियां यानी फूड वैक्यूल्स बन जाती हैं। खाद्य धानियों के अंदर पहले अम्लीय यानी पहले एसिडिक और बाद में क्षारीय यानी बेसिक माध्यम या मीडियम होता है। कोइनोसाइट्स में भोजन का आंशिक पाचन होता है और फिर आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन मीजेनकाइम में इधर इधर घूमते हुए अमीबोसाइट में जाता है। इन अमीबोसाइट्स में फूड का कंप्लीट डाइजेशन यानी पाचन होता है और बिना पचा भाग जल की बाहर जाती हुई धारा के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। पचे हुए भोजन को अमीबोसाइट्स शरीर की समस्त कोशिकाओं में वितरित कर देते हैं और उनमें से कुछ कोशिकाएं या तो थियोसाइट्स कुछ भोजन को भविष्य या फ्यूचर में उपयोग यूज करने हेतु के लिए संचित या स्टोर कर लेती हैं। स्पंजों में पाचक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन, स्टार्च और वसा यानी फैट को पचाते हैं।
रीजनिंग ने 1971 में बताया कि एक स्पंज द्वारा प्राप्त किए गए संपूर्ण कणों में लगभग 80% पार्टिकल्स कार्बनिक पदार्थ के होते हैं तथा शेष 20% में जीवाणु, डायनोफ्लैजिलेट और अन्य प्लैंकटन होते हैं। वीजेनफेल ने 1976 में अपनी खोज के अनुसार बताया कि भोजन के जो कण 5.50 माइक्रोन साइज के होते हैं उनका अंतर्वाही यानी इनहेलेंट पाथवे के स्तर की कोशिकाएं भक्षण कर लेती हैं यानी फीडिंग कर लेती हैं। और जो पार्टिकल्स या कण 5 माइक्रोन से कम साइज के होते हैं वे कोनोसाइट्स द्वारा लिए जाते हैं। अमीबोसाइट्स और कोनोसाइट्स प्राप्त किए गए फूड पार्टिकल्स को अन्य कोशिकाओं में स्थानांतरण करने में सक्षम होते हैं और अमीबोसाइट्स ही भोजन को पचाने के मुख्य स्थल हैं यानी वो मुख्य प्लेस हैं। इनसे ही यही अमीबोसाइट सेल में ही फूड का डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आइए अब इसका हम डायग्राम देखते हैं। ये साइकिल में कीप कोशिकाओं द्वारा भोजन का ग्रहण एवं डाइजेशन, ये देखिए किस तरीके से फूड को अपने बॉडी के अंदर ले रही हैं और किस तरीके से उसका डाइजेशन कर रही हैं। आइए मैं उसको दिखाता हूं और आपको समझाता हूं। फूड बीइंग इन्फ्यूजिलेटेड बाय कोइनोसाइट सेल्स यानी कोनोसाइट सेल्स में फूड एंटर करता हुआ, और ये फूड वैक्यूल, ये मीजेनकाइम, स्पिक्यूल्स, पेनाकोडर्म, फ्लैजिलम, कॉलर, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, अमीबोसाइट रिसीविंग पार्टी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम ए कोनोसाइट्स। तो आप इस डायग्राम को बनाइए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।